चलिए आज शुरू करते हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जिससे एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषता, स्रोत और भाग कहाँ से लिया गया है, कितने भाग हैं और उसकी विशेषता क्या है और प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। तो ये हम आज चलेंगे, कहाँ कैसे कब कैसे पढ़ना है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इंडियन पॉलिटिकल का 3 टॉपिक होने जा रहा है। 2 टॉपिक डाल चुका हूँ, तीसरा टॉपिक ये है, आप देख लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो समझिए कोई रोकने वाला नहीं है, आधा एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटिकल अगर कर लिए तो आधा क्वेश्चन तो क्लियर, और बचे तो वो भी करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और तैयारी के साथ करते हैं। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच, जो सब्सक्राइब करते हैं और जो देखते हैं उनके लिए दिल से, तहे दिल से थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, फास्ट चलते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की सभा जो है, जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा जो है किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को हम कहते हैं आत्मा, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान की अगर आत्मा बोला जाए तो आप बताइएगा किसे, याद रखेंगे प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, याद रखिएगा नेता लोग जो थे, संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिए, प्रस्तावना पे। ये सवाल बनता है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो याद रखिए, भारत की प्रस्तावना अगर आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियर होगा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से ये शुरुआत होता है, आप जानते हैं। और इसमें कितने शब्द आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत है एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रखिएगा, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है डायरेक्टली। आगे सवाल पूछता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। तो अभी जस्ट आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना में ही है ना धर्मनिरपेक्ष की बात था। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात अगर करें तो याद रखिएगा, प्रस्तावना में शुरुआत, प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरू होते हैं। हम भारत के क्या हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व को स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म की बात हो। धर्मनिरपेक्ष मतलब इसमें सभी धर्म को हम स्वीकार करते हैं, तहे दिल से, और हमेशा रखते हैं। चलिएगा, आगे सवाल बनता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं, कोई भी शासन कर सकता है। मत दीजिए, चुनाव जीतिए और अपना आपको स्वतंत्र घोषित कर दीजिए। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर बात करें, संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, पता है, एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य को घोषित किया गया है। मतलब हम लोग भारत का जो प्रस्तावना में हम लोग का रूप जो है भारत का स्पष्ट किया गया है, क्या पता है, एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और प्रजातांत्रिक गणराज्य हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिक में है। तो कौन से उद्देशिक में है, तो याद रखिएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तीनों हैं, याद रखेंगे। तो कौन कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिक में है, तो याद रखिएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये जो ऊपर पढ़े वही इसमें भी होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप जान गए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अब कल्याणकारी राज्य की अगर बात करें उद्देश्य, तो याद रखिए, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना ही। जो कमजोर वर्ग से जो झेल रहे हैं उन्हें हमको क्या करना है, उठाना है, आगे की ओर ले जाना है, मदद करना है, याद रखेंगे। कल्याण वही होता है। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, याद रखिएगा, राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य के रूप में माना जाता है भारत को। आगे सवाल पूछेगा कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वो होता है प्रजातंत्र। क्या होता है, प्रजातंत्र। आप जानते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क, जो इतने भी बड़े होते हैं, 18 साल से बड़े होते हैं, नागरिकों को मत देने का अधिकार को हम कहते हैं प्रजातंत्र। आगे सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है सेकुलर,
जो है का अर्थ क्या होता है, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना होता है। धर्म, कोई भी धर्म अपनाते हैं उसे अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उपासना की स्वतंत्रता भी देता है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे सवाल और क्या बनते हैं, ये भी सवाल क्लियर करते हैं। आगे सवाल आपसे बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द जो है पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में जो जोड़ा गया है ये देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द जो है पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 1976 के तहत बोला जाता है। तो याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, याद रखिएगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, सामाजिक न्याय। समाजवाद का मतलब ही है समाज के लिए न्याय करिए, सामाजिक अच्छाई हो, सामाजिक न्याय होना चाहिए। आगे सवाल बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है, तो जनता में। सर्वोच्च सत्ता आप जानते हैं जनता में है, तभी तो प्रजातंत्र कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है, स्वतंत्र कहलाता है। आगे सवाल बनता है मतलब स्वतंत्र कहलाएगा, याद रखिएगा। आगे है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो प्रस्तावना में ही किया गया है। अगर पूछा जाए आपसे कि एकता, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए किसमें प्रावधान किया गया है, तो प्रस्तावना में ये बात कही गई है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा लिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन। पंथ निरपेक्ष हो, समाजवादी हो, ये सारे जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत दिए गए हैं। आगे सवाल आपसे और पूछेगा, और क्या बनता है क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। कोई भी इसमें इस बुक को हम चैलेंज दे सकते हैं आपको कि इस बुक को अगर पढ़ के जाते हैं ना, तो आपका एग्जाम में जीके जीएस के मामले में आपकी तैयारी बेस्ट होगी, मैं जानता हूँ, करंट को छोड़कर। आगे सवाल है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में ही शामिल किया गया है। अभिव्यक्त विचार को पूर्णतः कहाँ, याद रखिएगा, प्रस्तावना में शामिल किया गया है। आगे सवाल बनता है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, तो याद रखिएगा, अगर पूछे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम जो है उल्लेखित कहाँ है, तो भारत और इंडिया दो ही नाम जो है प्रस्तावना में जो है उल्लेखित है। अगर आपसे पूछे भारत का जो है संविधान की, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें देश का नाम क्या है, तो भारत और इंडिया दो ही नाम उसमें उल्लेखित किया गया है। आगे सवाल आपसे और पूछेगा क्या कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो भारत की जनता में निहित होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो भारत की जनता में निहित होती है। ये दोबारा क्वेश्चन घुमा के पूछा है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था, मतलब एक तरह से लोग जो संविधान में बातचीत हुई थी उस समय क्यों बात करते हैं, अंगीकृत हुआ था, चर्चे में है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया। तैयार भी उसी समय हुआ था, जो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। क्लियर। तो अगर पूछे अंगीकृत कब हुआ, मतलब उस समय लाया गया, तो 26 जनवरी 1949 में। और अगर पूछे पूर्ण रूप से तैयार होना भी 26 जनवरी 1949। अंगीकृत मतलब भी तैयार ही हो जाना, एक तरह से वही क्वेश्चन का आंसर होता है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया, तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया, तो लागू पूरे भारत में अगर कहा जाए, संपूर्ण भारत में अगर पूछा जाए, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अंगीकृत 26 जनवरी 1949 को, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। अगर लागू कर दिया जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। आगे सवाल है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो 1950 में ही बन गया था, क्योंकि 50 पूरे नहीं, पूरा बताइए, 26 जनवरी 1950 में बन गया हमारा प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था भारत, इसलिए गणराज्य गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग। आगे चलेंगे। अब तक भारत के संविधान की
उद्देशिक में कितनी बार जो है संशोधन जो है किया जा चुका है? तो एक ही बार किया गया है। याद रखिएगा, उद्देशिक रूप से अगर किया जाए, मतलब मान लीजिए प्रस्तावना में अगर बोला जाए कि कितने बार किए गए हैं, तो एक ही बार किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों एक ही है। आगे सवाल पूछता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। याद रखिएगा 1976 मतलब 76 में किया गया था, जो कि आप समाजवादी पंथनिरपेक्ष सब जोड़ा गया था, आप जानते हैं, है ना। एक बार हुआ ना, उद्देश्य कही है, प्रस्तावना एक ही बार संशोधन हुआ था। आगे सवाल बनता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो और कोई नहीं, वह है मुंशी जी। कौन मुंशी जी? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी कहे थे कि क्या कहे थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में जाना जाता है या वर्णित करते हैं, वो बोलते हैं, कुंडली के रूप में बोलते हैं। कौन? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी ये बोले थे, उनका ये विचार था। आगे सवाल बनता है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य है। नम्य अनम्य है, दोनों है, याद रखिएगा। इसमें दोनों चलते हैं, याद रखेंगे। सभी का मतलब बातचीत रखा जाएगा, एक तरह से एकदम स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए समान है, यही कहने का मतलब है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का ही है। याद रखिएगा, भारत का ही सबसे बड़ा संविधान, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारा भारत देश का है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में भारत का माना गया है क्या? राज्यों का एक संघ माना गया है। ये सवाल पूछता है और बहुत कंफ्यूजन होता है, और आप ये सब सेट आप लगाए होंगे। तो भारत के संविधान में भारत का माना गया है क्या? तो राज्यों का एक संघ माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ माना गया है। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय व्यवस्था करता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत का संविधान भारत के किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो संसदीय पद्धति की व्यवस्था करता है। आगे सवाल पूछेगा भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक व्यवस्था करता है। अगर शासन की बात करेगा तो न्यायिक बात करेंगे, सरकार की व्यवस्था की बात करेगा तो संसदीय बात करेंगे। क्वेश्चन ये दोनों में से कोई आएगा तो मार दीजिएगा, है ना। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को संविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को किया गया है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान को किस प्रकार के अधिकारों को संविष्ट किया गया है, तो मूल अधिकारों को जोड़ा गया है, जो कि हमारे लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए है ना। आगे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान रखता है? तो एकल मतलब समानता की बात करता है। एकल मतलब वही हुआ, एक हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। आगे सवाल है भारतीय संविधान किस प्रकार के मत अधिकार की व्यवस्था रखता है? तो वयस्क की, 18 साल वाले की एज वाले लोग जो है मताधिकार दे सकते हैं, उसकी बात करता है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का अगर स्वरूप पूछे किस प्रकार का है, तो संरचना में संघात्मक जो बोलते हैं, संघ का बात करते हैं, संघात्मक, भावना में एकात्मक की बात करता है। तो संरचना में अगर पूछे संघ का होना चाहिए, संघात्मक होना चाहिए, और अगर भावना के अगर फीलिंग की बात करें तो इसमें याद रखिएगा एकात्मक होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, अगर मेरा टॉपिक देखे होंगे भारतीय संविधान सभा, उसमें आपको याद आया होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हम लोग को पड़ा था। यही हमारा सबसे मुख्य माना जाता है 1935, ठीक है, भारत का। आगे सवाल है भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या है कितनी भाई? तो 468। याद रखिएगा 468 आर्टिकल हो गए हैं, याद रखिएगा। 395 तो हम जानते ही हैं, अनुच्छेद जानते हैं, आर्टिकल वही है, अनुच्छेद ही है, जो कि आज वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 468 है, याद रखिएगा। लेकिन अभी भी संविधान में हम लोग 395 को ही मानते हैं। आगे सवाल है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो याद रखिएगा ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली मानते हैं। तो अगर आपसे पूछे भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई है, तो हम जानते हैं ब्रिटिश संसद जो होता है आत्मक प्रणाली है, ब्रिटिश का शासन था, उसी का प्रणाली को हम लोग अपनाए हैं, बस तरीके से अपना लिए हैं,
ठीक है। आगे सवाल इसमें बनता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, क्या है? संविधान हमारा सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना जाता है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। आगे सवाल है, भारत में वयस्क मत अधिकारी की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है, आप जानते हैं। आगे देखिएगा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों के संघों का दिया गया है, तो राज्यों के संघों को दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताइएगा। इस सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण क्या है? तो संघ एवं राज्य सरकार का संविधान को, सरकारों का जो है संविधान है उसे जोड़ा गया है। तो संघ और राज्य दोनों को मिलकर बनाया गया है, इसलिए बृहद माना जाता है, कारण यही है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां मानी जाती है उस समय, याद रखिएगा। भारत संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां मानी जाती है। तो भारतीय संविधान में पूछा जाए तो कितनी सूचियां हैं? तो 3 हैं, आप जानते हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं ना, याद है, याद रखेंगे। आगे सवाल है, भारत में वैध प्रभुत्व सत्ता निहित है? तो याद रखिएगा, संविधान में निहित होता है, याद रखिएगा। तो अगर प्रभुत्व सत्ता की बात करें, संप्रभुत्व सत्ता की बात करें, ये सब तो प्रस्तावना आप पढ़िए रहते, प्रभुत्व सत्ता की बात करें तो संविधान में है, क्योंकि ये तो जरूरी है। आगे सवाल है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन क्या कहा था? जी ऑस्टिन ने कहने वाले हैं कि सहकारी संघवाद है ये, क्या? भारतीय संघवाद को, याद रखिएगा, जी ऑस्टिन ने कहा था। आगे है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो फ्रांस में लिया था। तो अगर पूछे आपसे कि लिखित संविधान जो आप देख रहे हैं सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो फ्रांस में जन्म लिया था, ये ध्यान रखना है। आगे सवाल बनता है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये सवाल भी पूछता है आपसे, तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम उदय की बात करें, अध्यक्षात्मक की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ये चीज़ हम लोग लिए हैं, स्रोत है एक तरह से, इसका टेबल के रूप में बनाया हुआ है, जो कि मैं बताऊंगा। आगे सवाल बनता है कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, केसी व्हीलर ने कहा है, व्हीलर ने कहा है, याद रखिएगा, यही बोला जाता है। आगे सवाल पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। तो विधि के समक्ष समानता अगर पूछे तो आप याद रखिएगा, इंग्लैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछे सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड से तो आप जानते हैं कि हमारा जो शासन संघीय व्यवस्था है वो भी लिया गया है। हमारा विधि के समक्ष समानता अगर पूछा जाए, इंग्लैंड से ही लिए हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की बात करें तो हम याद रखेंगे कि हम इंग्लैंड से ही लिए हैं, है ना। आगे सवाल पूछता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली, जो कि मैंने अभी बताया, संसदीय प्रणाली बोलते हैं, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगर आगे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण जो है आयरिश मतलब आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है, मतलब उससे लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है हमें आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, याद रखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से रखती है। तो याद रखिए, संघीय जो व्यवस्था है अधिक जो समानता रखती है वो कनाडा से। तो अगर आपसे पूछे संघीय व्यवस्था की बात करेगा तो कनाडा, अगर ऑप्शन में हो तो कनाडा टिक लगा देना है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे संघीय बहुत सारे संघीय में, जैसे कि हम इंग्लैंड से भी है ना, तो इससे सोचते हुए ऑप्शन के हिसाब से अगर संघीय व्यवस्था की बात करेगा तो कनाडा टिक लगाइए, नहीं तो इंग्लैंड अपना लगा के चल सकते हैं। आगे सवाल है, अगर ऑप्शन में रहा तो, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ये सवाल पूछता है, अब पूछा भी है, पूछेगा क्या, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर, अगर मेरा बिहार एसएससी सार संग्रह देख रहे होंगे तो याद रखिए, समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे सवाल आपसे पूछेगा, किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है? तो कनाडा। देखिए, संघ और राज्य की बात करें तो संसदीय प्रणाली, संघ
जो प्रणाली लिए थे हम, संसदीय प्रणाली, वो कनाडा से। तो आप जानते हैं कि संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन भी हम कनाडा से ही लिए हैं। याद रखिएगा, ये पूछेगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है कहाँ से लिए हैं? पूर्व सोवियत संघ से, मतलब रूस से लिए हैं। अगर मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो हम पूर्व सोवियत संघ चले जाएंगे। मौलिक अधिकार की बात होगी तो हम, अभी आया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से लिए हैं मूल अधिकार। आगे सवाल बनता है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए थे? अभी जस्ट पढ़े थे ना, समवर्ती सूची, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान के से प्राप्त हुआ? तो अभी पढ़े आयरिश मतलब आयरलैंड को ही कहते हैं, आयरलैंड के संविधान से हम लिए थे। आयरिश हो, आयरलैंड हो, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल पूछता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है करते हुए किस देश के अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार बताया था मैंने, यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया था, यूएस से लिया गया है, याद रखिएगा, जो कि अभी जस्ट मैंने मौलिक अधिकार की बात किया। मूल कर्तव्य की बात होगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम रूस चले जाएंगे, पूर्व सोवियत संघ में। आगे चलते हैं, आगे की सवाल की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? तो ब्रिटेन से रखा गया है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे तो देखिए, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली, दोनों थोड़ा सा अंतर है, बस खेल इतना ही है। संसदीय प्रणाली की बात होगी तो ब्रिटेन, और संघीय की बात होगी तो कनाडा, ऐसे याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, भारत के संविधान निर्माताओं में न्यायिक पूर्णावलोकन, यह याद रखिएगा, मौलिक अधिकार हो या न्यायिक पूर्णावलोकन हो, हम यूएस से लेंगे। एक और चीज लेंगे, क्या लेंगे? कानून के समान संरक्षण, वाक्य कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण ये यूएस से लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन यूएस से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक मूल अधिकार जो लिया गया है वो भी हमारा यूएस से लिया गया है। ठीक है, क्लियर? इसका क्लियर भी कर देंगे टेबल के रूप में, जो कि आपको दिया है लास्ट में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत अगर पूछे तो भारतीय संविधान का जो 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सबसे बड़ा माना जाता है। सबसे पहले इसी को हम समझते हैं और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, शुरुआत इसी से हुआ है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है लिया गया है। तो अपवाद संबंधी जितने भी आते हैं, 3 अपवाद हुए हैं ना जी, उसमें से बताइएगा सबसे इम्पोर्टेंट आपात संबंधी जो है उपबंध के हम कहाँ से लेते हैं? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लेते हैं। तो जर्मनी के कौन सा संविधान? बीमर संविधान से हम लेते हैं, ये भी जान लीजिए। आगे आपसे सवाल पूछता है कि राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने इसमें भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हैं? तो आयरलैंड से हैं। तो जैसे ही राज्यसभा की बात होगी, राज्यसभा में गठन की बात होगी, उसमें प्रतिभा की बात होगी, अनुभव की बात होगी, सेवा की बात होगी, उस सेवा को प्रतिनिधित्व देने की बात होगी, तो संविधान निर्माता किससे प्रभावित है? तो आयरलैंड से ये लिया गया है। आयरलैंड से एक और चर्चित है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से ही लिया गया है। कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद हो या संघवाद प्रणाली हो, ये सारे हम लेते हैं कनाडा से, याद रखिएगा, ये सवाल मैंने दोबारा करवा दिया। आगे सवाल है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशी शासन ने उधार लिया था तो इंग्लैंड से लिया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था तो वो लिया था इंग्लैंड से लिया गया था। आगे अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिकाओं के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी से। तो जर्मनी से आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जर्मनी से एक और लिए थे, जो कि कौन सा लिए थे देख लीजिए। तो आपात की बात कर देंगे तो जर्मनी का बात करेंगे, और एक मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका की बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे तो हम जर्मनी को याद करेंगे। ऐसे मौलिक अधिकार यूएस के लिए हैं। आगे सवाल आपसे पूछेगा, आगे सवाल बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। आगे सवाल बनता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता
ठीक है। समानता और भाईचारा के आदर्शों के प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो फ्रांस की क्रांति से। तो समानता कहिए, एकता कहिए, जो कह सकते हैं प्रतिष्ठापति कहिए, स्वतंत्रता कहिए, भाईचारा कहिए, ये सारे चीज़ हम लिए हैं फ्रांस के संविधान से। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। तो जैसे ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हम लोग 61वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन ये सब करते हैं ना, इसी से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। आगे सवाल बनता है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में विकसित हुआ था, याद रखिएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन में हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से ही हम लोग संघीय शासन, देखिए संसदीय शासन प्रणाली लिए हैं, और संघीय संसदीय प्रणाली अगर पूछे तो हम याद रखेंगे कनाडा से। बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए संघात्मक हो, संघीय प्रणाली हो, ये सारे जो हैं कनाडा से होंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने अपनाया था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, आप जानते हैं। अनुच्छेद आपको चला गया है वर्तमान में 468, जो कि था कितना 395 था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में उल्लेख है। तो अगर बोल दे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है, जो बताइएगा किस में है, भाग 20 में है। और याद रखिएगा, संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करेगा किस में है? तो भाग 20 में है, और हम इसे लिए थे दक्षिण अफ्रीका से। आगे सवाल बनता है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात होती है? तो भाग 4 में इसकी चर्चा होती है। तो भाग 4 में क्या होता है? ग्राम पंचायत की चर्चा होती है, याद रखिएगा, यही पूछता है। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंधों की प्रावधान है? तो भाग 21 में इसका प्रावधान है। तो अस्थायी संक्रमणीय, संक्रमण कालीन माना जाता है, संक्रमणीय बोल दिया मैंने, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों की बात अगर करेंगे तो भाग 21 को याद करेंगे। आगे सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान की बात करता है? तो याद रखिए भाग 9। देखिए 2 कन्फ्यूजन होगा, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है भाग 4 में, स्थापना की बात कही गई है, ठीक है, स्थापना की। अगर ये जो भाग 9 देख रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है कि पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान, जो पंचायती राज में प्रावधान दिए गए हैं उसमें भाग 9 है, क्लियर है। और अगर स्थापना की बात की जाएगी तो भाग 4 याद रखिएगा। और अगर पूछ दे भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं की बात करें तो भाग 9 है, कम है, तो याद रखिएगा। अगर ग्राम पंचायत की चर्चा की बात होगी, स्थापना की बात होगी तो भाग 4 याद रखेंगे। और अगर पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान की बात होगी तो 9 रखेंगे, या नगरपालिका से संबंधित तो भाग 9 कर याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे ना तो दोनों क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिएगा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आप जानते हैं चतुर्थ भाग में है, याद रखिएगा। तो नीति निर्देशक की बात करें तो भाग 4 में इसकी चर्चा है, और ग्राम पंचायत की भी चर्चा है, लेकिन उसकी स्थापना की बात करता है। आगे चलेंगे, संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात होता है भाग 1 में, जो कि आप सुनते हैं और जानते हैं। आगे सवाल आपसे बनता है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार की बात करता है। तो मूल अधिकार की अगर पूछ दे, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हो, उसे हम भाग 3 में ही रखते हैं। अगर आपसे पूछे कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का बात करते हैं तो भाग 4 क में होगा, भाग 4 क में होगा। और 4 में सिर्फ नीति निर्देशक तत्व है और कर्तव्य है क में, याद रखिएगा, भाग 4 क में, ठीक है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता की बात करता है। और संघ और राज्यों का क्षेत्र अगर बात करें तो भाग 1 में, याद रखिएगा। तो नागरिकता की बात करें भाग 2।
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है संविधान के किस भाग में जो है की गई है, तो भाग 5 में की गई है। तो अगर आप पूछे संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है संविधान है किस भाग में ली गई है, तो भाग 5 में ली गई है। आगे सवाल है संविधान, भारत के संविधान का भाग जो 8 है किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो अगर भाग पूछे कि भाग 8 जो है किससे संबंधित है, तो आप क्या बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश से है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट, जब क्वेश्चन आएगा, जब नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा तो संविधान के अनुसूची और अनुच्छेद जो बचे हैं वो पढ़ाए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाएंगे, वो ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 395 तक चाहते हैं तो हम वो वीडियो डाल देंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अब चलिए भारतीय संविधान के प्रमुख थोड़े भाग याद रख लेते हैं शॉर्ट में, और मस्ती के साथ करते हैं और फन के साथ करते हैं, क्योंकि लास्ट में फन के साथ ही पढ़ाई खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा क्लियर होगा। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख बात करते हैं, भारतीय संविधान के और दिखा देता हूँ क्या है, यहाँ तक तो आप देख रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान के विदेश से जो स्रोत लिया गया है वो भी हम पढ़ाएंगे आज, तो आज तो क्लियर कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। और फास्ट चलेंगे और थोड़ा फन के साथ चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा भाग 1 में मैंने चर्चा किया था संघ और उसके राज्य क्षेत्र की, जिसमें आर्टिकल अगर पूछे तो 1 से 4 में इसकी चर्चा होती है, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भाग 2 में किसकी है, तो नागरिकता की बात है, जिसमें अनुच्छेद अगर आर्टिकल पूछे 5 से 11 में इसकी चर्चा है। अगर भाग 3 में अगर आप देखें तो चलिए भाग 3 में हम आपको मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं, जिसकी हम जानते हैं 12 से क्या जानते हैं, 12 से 35 तक इसकी चर्चा है। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार का बात करते हैं, मौलिक अधिकार की। नीति निर्देशक की बात करते हैं तो भाग 4 में आ जाइए। नीति निर्देशक भाग 4 में आ जाएंगे तो उसमें नीति निर्देशक में आप देखेंगे अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51 है, 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। तो आर्टिकल 368 से 51 में इसकी चर्चा है। भाग 4 की क में बात करें, मूल कर्तव्य की बात करें, तो इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 51 क में है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 51 क में इसकी चर्चा है मूल कर्तव्य का, तो भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य की चर्चा है। आर्टिकल भी इसका 51 क में ही है, याद रखेंगे। तो मूल कर्तव्य को क्लियर कर लीजिए, नीति निर्देशक तत्व को क्लियर करिए, मौलिक अधिकार को याद कर लीजिएगा, नागरिकता को याद कर लीजिए, और अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बनते हैं, हम चलते हैं संघ की। तो भाग 5 में अगर संघ की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 में है, याद रखिएगा। तो याद रखिए 151 में है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे भाई कि भाग 5 में क्या है, तो आप बताइएगा संघ है। संघ की बात करता है, संघ की बात करता है तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 52 से 151 बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे भाग 6 में क्या है, तो 5 में है तो संघ है, तो 6 में क्या है, तो संघ 6 में राज्य की बात करता है। तो राज्य की बात करेगा तो इसका आर्टिकल भी कितना होगा, तो आर्टिकल भी 152 से लेके 237 तक होगा। तो याद रखिएगा 152 से लेके 237 जो है अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, किसकी, राज्य की चर्चा है, जो कि भाग 6 में आता है। भाग 7 में, अब चलिए भाग 7 में बताइए भाई क्या है, तो भाग 7 में पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य की बात किया गया है। भाग ख की चर्चा की गई है, जिसमें पहली अनुसूची की चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 228 बताइएगा, जो कि निरस्त है, खत्म हो गया है, एक तरह से समाप्त हो गया है 228। अगर भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में हम पढ़े भी थे। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, जिसमें से हम याद करेंगे कैसा, आर्टिकल इसका कितना है, 239 से लेकर 242 तक में इसका चर्चा है। तो किसका, संघ राज्य क्षेत्र का, जिसके केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश से भी संबंधित है, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश को ही कहते हैं। अब भाग 8 में इसकी चर्चा है, जो कि अनुच्छेद की अगर बात करें 239 से 242 है। अगर बात करते हैं भाग 9 में, तो भाग 9 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसे तो भूलना मना है। भाग 9 क और भाग 9 ख, ये 3 चीज नहीं भूलिए, भूल गए तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया। कैसे, तो भाग 9 में अगर बात करते हैं हम लोग, तो भाग 9 में पंचायत से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद अगर बात करें तो 243 से लेकर 243 क से लेकर 9 तक याद रखिएगा। और उसके बाद अगर अनुच्छेद भाग 9 का क में देखिए नगर पालिका की बात करता है, तो याद रखिएगा इसमें भी 243 से लेकर 243 यह
तक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे भाग 9 में ख की बात करें तो याद रखिए सहकारी समिति की बात करता है। इसमें याद रखिएगा 243 से यज से यन तक है। मतलब सोचिए इतना चर्चा है कि आर्टिकल बोल रहा हूँ, भाग जो 9 है पंचायत से है, नगरपालिका है, सहकारी समिति, ये सब भाग 9 में है। बस याद रखना है कि पंचायत जो है 9 में है और 9 क में नगरपालिका है, 9 ख में सहकारी समिति है। जिसमें आर्टिकल अगर पूछा जाए कि ये बताइए पंचायत का संबंधित किससे है, तो 243 से लेके 243 क से न तक है, चवर्गीय न तक है। और अगर नगरपालिका से पूछे तो 243 त से लेके 243 यच तक है। अगर आपको सहकारी समिति की बात करते हैं तो इसमें भी याद रखिएगा 243 यज यन तक है, मतलब 243 में ही तीनों है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब 244 में अगर देखते हैं तो 244 और 244 का में दोनों में क्या चर्चा है, तो भाग 10 में अगर देखा जाए तो भाग 10 में हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति की बात करता है। किसकी बात करता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। तो अगर आपसे पूछे भाग 10 में किसकी चर्चा है तो आप बताइएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की चर्चा है, जो कि आर्टिकल अगर याद रखिए तो 244 से 244 का में है। तो याद रखिएगा अनुसूचित की बात करें 244 में है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो याद रखिएगा वो है 244 के का में है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे भाग 10 में भाई अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है, जिसमें आर्टिकल अगर पूछे तो 244 से 244 का तक चर्चा करता है। ये सब शॉर्ट में दे रहा हूँ जिससे कि डिटेल में नेक्स्ट आने वाला है, जो कि आप वेट और वॉच करेंगे। अब भाग 11 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो भाग 11 में चलिए हम लोग देखते हैं। तो भाग 11 में हम बहुत अच्छे से जानते हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बीच का संबंध बताता है। संघ मतलब केंद्र और राज्य के बीच का संबंध बता रहा है। तो क्या संबंध है, तो याद रखिएगा इस संबंध की चर्चा आर्टिकल की अगर बात करेगा तो आप क्या बताइएगा, आर्टिकल भाई तो हमारा 245 से 263 में इसकी बात करता है। तो याद रखिएगा संघ और राज्य की अगर बात करें, संबंध की बात करें तो 245 से 263 में होता है, भाग 11 में इसकी चर्चा है। अगर आपसे पूछते भाग 12 की बात करते हैं तो वित्त संपत्ति और संविदाएं बाद अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का में है, याद रखिएगा। तो वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का में है, याद रखिएगा, भाग 12 में। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात अगर करता है तो ये अनुच्छेद आता है, इसमें चर्चा किसमें आता है, अनुच्छेद 301 से 307 में आता है, याद रखिएगा। अगर इतना कोई पढ़ लिया तो समझिए संविधान क्लियर हो गया। भाग अगर 14 की बात करें तो इसमें भी आप याद रखिएगा संघ और राज्य के अधीन जो सेवा था उसकी चर्चा होती है, जिसमें 14 का में भी इसकी चर्चा होती है। और याद रखिएगा 14 का में तो याद रखिएगा 308 से जो है 323 की बात करता है और उसके बाद 323 से 323 ख तक चर्चा जो है अधिकरण का बात करता है। तो भाग 14 में याद रखिएगा। भाग अगर बात करें, भाग अगर 15 की बात करें तो निर्वाचन की बात करता है, जो कि VVI क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिए निर्वाचन की अगर बात करेगा तो भाग 15 में याद रखेंगे। और 15 में याद रखिएगा तो आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा आर्टिकल 324 से लेकर 329 है, याद रखेंगे। आगे सवाल आपसे अगर पूछेगा भाग 16 की बात करता है तो कुछ वर्गों के संबंध में या विषय में उपबंध है। क्या है भाई उपबंध, तो उपबंध याद रखिएगा, ये उपबंध आपका तो गायब कर दिया है, लेकिन इस उपबंध को हम जानेंगे। और यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 330 से 342 दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये है, ठीक है। ये खाली जगह करने से क्या होगा, है ना। तो याद रखिएगा 330 से 342 में 16 का बात करता है। 17वां बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि 17वां भाग में है राज्य भाषा। राज्य भाषा की अगर बात करें तो इसका आर्टिकल अगर पूछे तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 है, याद रखिएगा। तो 343 और 351 की बात करें, 243 और 351 की बात करें तो राजभाषा से संबंधित है। लगातार बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। आ जाइए और अब भाग 18 की बात करते हैं, अपवाद उपबंध की। तो इसमें भी याद रखिएगा 352 से 360 की बात करते हैं। अपवाद जो होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगता है कि नहीं, 3 अपवाद होते हैं, आप जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जर्मनी से लेते हैं। आप जानते हैं ये भाग किस में, 18 में है। और याद रखिएगा 352 से लेकर 360 में होता है, आप जानते हैं। बाहरी, आंतरिक और जो भी मतलब अचानक क्या बोलते हैं राज्य में हो जाता है,
तो याद नहीं आ रहा है, माइंड से स्किप किया हुआ, लेकिन 3 होते हैं जो कि आप 2 कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा प्लीज़। चलिएगा, आगे सवाल बनता है कि भाग 19 में बात करते हैं। तो भाग 19 में अगर बात करें तो अनुच्छेद 361 से 367 की बात करता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। अगर भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की बात करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। भाग 20 देखिए, भाग 20 जो है संविधान संशोधन, जो कि आपका अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। तो संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान संशोधन जितने भी 42वें संविधान संशोधन 68 में सारे चर्चे आर्टिकल 68 में है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। 21 की बात करते हैं, भाग 21 की बात करते हैं। तो भाग 21 जो है, मतलब भाग 21 की बात करेंगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध की बात करता है, जो कि अनुच्छेद हमारा 369 से लेके 352 तक होता है, याद रखिएगा। 392 तक होते हैं, 92 याद रखिएगा, मतलब 392 तक होता है, याद रखिएगा। 369 से लेकर 392 तक होते हैं, याद रखेंगे। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बात करता है। अब भाग 22 की अगर बात करें तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है भाग 22, जिसमें इसका जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 468 तक बन सकते हैं, लेकिन 395 तक ही शो करता है, याद रखेंगे। और इसका जो है आपका क्लियर हो गया है, और भी बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करते चलेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे बनता है भारतीय संविधान के विशेष स्रोत और अनुप्रेरणा की बात करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के विशेष स्रोत और अनुप्रेरणा की बात करता है तो क्या है, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए हैं, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, और इसे आप देख लीजिएगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संघात्मक शासन प्रणाली लिए हैं, मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया है, जो कि संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, निर्वाचन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का भी विधि का या वित्तीय आपातकाल भी हम लोग यहाँ से ही लिए हैं। कहाँ से? यूएस से लिए हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, संसदीय शासन पद्धति कहिए या प्रणाली कहिए, एक ही है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी लिए हैं, एकल या इकहारी नागरिकता भी लिए हैं, और राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण की बात करते हैं। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हम लोग लिए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में शख्सियत जो होते हैं प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सारे जो हैं हम लिए हैं आयरलैंड से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत हम लिए हैं। और साहित्य कला ये सब क्षेत्र में जो है ना, राष्ट्रपति का राज्यसभा में जो साहित्य कला क्षेत्र में जो सेवा देते हैं समाज या पुरस्कार देते हैं, ये भी हम आयरलैंड से लिए हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो समवर्ती सूची सबसे इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, याद रखिएगा। जर्मनी से बात करें तो आपात उपबंध की बात करते हैं, तीनों आपात उपबंध कहिए सब ले लिए हैं हम लोग, एक एक बाट के ले लिए हैं, याद रखिए। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति पर मौलिक अधिकार का संबंध ही शक्ति, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। मौलिक अधिकार हम लिए हैं कहाँ से, अमेरिका से, लेकिन मौलिक अधिकार के अधिकारों का संबंध की शक्ति हम लिए हैं जर्मनी से, याद रखिएगा। जैसे वित्तीय आपात है अमेरिका से लिए हैं, लेकिन आपात का उपबंध हम कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से संघ एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन की बात करते हैं वो लिए हैं, और संघीय व्यवस्था की बात करते हैं वो लिए हैं कनाडा से। 7वीं अनुसूची की सूचियाँ भी लिए हैं हम लोग, और केंद्र राज्य के संबंध का अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो, ये कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया, ये भी कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही सिर्फ मात्र एक समझिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिए हैं। रूस से बात करें तो मूल कर्तव्य पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, रूस से। तो पंचवर्षीय योजना हो या मूल कर्तव्य की बात हो तो हम लेंगे कहाँ, चले जाएंगे रूस,
जापान की बात करेंगे तो जापान से हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि सिद्धांतों का प्रावधान लिए हैं, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिए हैं। बस इतना ही जान लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। आगे चल के और भी ज़बरदस्त करेंगे। बीच में जो भी रुकावट आए या खेद आया उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और इसमें कोई जो भी रखा गया है वो सारे वास्तविकता में बताए गए हैं। आपको अगर लगता है कोई बात से मेरी बात से ठेस लगे, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।